Good evening to all. Welcome back to Tutorials for Medicos. Today we will going to do endocarditis. So, what is endocarditis? First is definition. तो definition इसकी ये है एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. ये जो इन्फ्लेमेशन होती है वो अक्यूट भी होती है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होती है, और क्रोनिक भी हो सकती है, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकती है. ऑफ एंडोकार्डियम लेयर, इनर लेयर ऑफ द हार्ट, जिसको हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी बोलते हैं. तो ये जो एंडोकार्डाइटिस होती है ये एक एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है जो हमारी हार्ट की इनर लेयर होती है उसकी एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जिसका दूसरा नाम होता है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस. ओके, सो द नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ एंडोकार्डाइटिस, मतलब जो एंडोकार्डाइटिस हैं उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं. सो द फर्स्ट कॉज इज बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये इसको कॉज कर सकता है. स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडे एंड एंटेरोकोकाई जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं एंडोकार्डाइटिस को. फंजाई में हमारा हो जाएगा कैंडिडा और रिकेट से. ये दो टाइप, मतलब ये कॉजेज हो सकते हैं. तो मेन जो कॉज आते हैं वो फर्स्ट आता है बैक्टीरियल, सेकंड होता है फंगल और थर्ड होता है रिकेट्सल. ठीक है, तो ये तीन कॉज मेन आते हैं एंडोकार्डाइटिस के. नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंडोकार्डाइटिस. पैथोफिजियोलॉजी मीन्स मतलब जो ये एंडोकार्डाइटिस है ये कैसे आगे, मतलब हमारी बॉडी के अंदर प्रोग्रेस करती है, कैसे आगे हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इन्फेक्शन अकरिंग ऑर्गेनिज्म ट्रेवल टू ब्लड, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई और रिकेट से इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो ये इन्फेक्शंस क्या करेंगे, हमारे ब्लड के अंदर ट्रेवल होंगे. देन अटैच टू द एंडोकार्डियल लाइनिंग ऑफ अ नॉर्मल हार्ट, मतलब एक नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, उसकी जैसे ये हार्ट है, ठीक है, इसकी जो नॉर्मल लाइनिंग होती है सबसे अंदर वाली लाइनिंग को हम एंडोकार्डियम बोलते हैं, और इसी की इन्फ्लेमेशन को एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं. तो ये जो नॉर्मल लाइनिंग है ना, हार्ट की सबसे इनर लाइनिंग है, उसको क्या करेगा, जो जितने भी ये बैक्टीरियल है ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरियल, फंजाई या रिकेट्सल, तो वो ब्लड के अंदर ट्रेवल होके हमारी इनर लाइनिंग तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वो एक नॉर्मल हार्ट की लाइनिंग के साथ अटैच हो जाएंगे. ठीक है, अटैच होने के बाद ये लोग एक वेजिटेशन फॉर्म करेंगे जिसके अंदर बैक्टीरिया होगा, डेब्रिस होंगे, मतलब जो अनवांटेड मटेरियल्स जैसे बोल सकते हैं, या डेड मटेरियल्स तुम बोल सकते हो, बचे हुए, उनको डेब्रिस बोलते हैं, और उसके अंदर प्लेटलेट भी ये अपने साथ अंदर कंटेन करेंगे. जिससे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑन हार्ट वाल्व्स, मतलब जो हार्ट की वाल्व्स होती है ना, दो टाइप की हार्ट की वाल्व्स होती है, एक तो मतलब बाइकस्पेड होती है ना, ट्राइकस्पेड, ठीक है, ये वाल्व्स होती है मिट्रल वाल्व्स जिनको हम बोलते हैं. ठीक है, तो ये दो टाइप्स की वाल्व्स होती है, तो ये क्या करेंगे, ये वाल्व्स के साथ भी अपने, मतलब जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है, वेजिटेशन के अंदर बैक्टीरिया, डेब्रिस और प्लेटलेट आ रहा था, वाल्व्स के ऊपर भी ये ग्रोथ कर देंगे. जिससे क्या होएगा, डिफॉर्म स्टिक थिक वाल्व्स लीफलेट, मतलब जो वाल्व्स की लीफलेट होंगी वो क्या होती है, डिफॉर्म हो जाएगी, मतलब वो अपनी पूरी जो उनकी पहले स्ट्रक्चर था उसमें नहीं होएगा, उनका स्ट्रक्चरल इफेक्ट होएगा, वो स्टिक हो जाएंगी. ठीक है, और वो जो वेल्स है वो थिक हो जाएंगी, मोटी भी हो जाएंगी. जिससे क्या होगा, डिसफंक्शनल हार्ट वेल्स, जो हार्ट की वेल्स है वो डिसफंक्शनल हो जाएगी, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी. जैसे वो प्रॉपर फंक्शनिंग पहले कर रही थी वैसे हार्ट की वेल्व इफेक्टेड होने के बाद प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी. नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस. एंडोकार्डाइटिस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर. फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, फटीक थकावट होएगी, कार्डियक मर्मर्स. कार्डियक मर्मर्स क्या होते हैं, जैसे कार्डियक मर्मर्स आप उसको बोल सकते हो, जैसे जब हमारी वेल्व्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी ना, जैसे ये दो वेल्व्स है, ठीक है, ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है,
वैल्व्स के बीच में से ब्लड जा रहा है, लेकिन जब ये वैल्व्स अपने स्ट्रक्चर में प्रॉपर रहेंगी ही नहीं, तो जो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स तक आना है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। वो ब्लड मतलब या तो प्रॉपर स्क्वीज आउट नहीं हो पाएगा वहाँ से, या वो बहुत धीरे 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 आएगा। तो मतलब ना मरमर घड़ घड़ की साउंड में आएगा। तो पेशेंट को ना कार्डियक मर्मर्स भी फील होंगे। क्यों फील होंगे? क्योंकि उनकी वैल्व्स का स्ट्रक्चर मतलब क्या हो चुका है, डिफॉर्म हो चुका है। और पेशेंट के अंदर वेट लॉस होएगा, वीकनेस होएगी, पेशेंट को कफ होएगा, पिटैचे होएगा मतलब रैशेज होंगे, और मेलिना भी होएगा। ठीक है, मेलिना होता है ब्लड हम स्टूल के अंदर। ठीक है, पेशेंट के स्टूल के अंदर ब्लड भी आएगा। रॉड स्पॉट हो जाएंगे। रॉड स्पॉट मतलब किसको बोलते हैं? जो अगर जो रेटिना होता है ना, आई के अंदर रेटिना होता है जो इमेज फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, वाइट कलर के ना स्पॉट्स बन जाएंगे। मतलब वाइट कलर के एक सेंटर में बीच में स्पॉट्स बन जाएंगे रेटिना के ऊपर, जिसको हम रॉड स्पॉट बोलते हैं। स्प्लिंटर हैमरेज हो जाएगा पेशेंट को, स्पिनोमेगैली हो जाएगा, न्यूमोटाइटिस हो जाएगा, प्लूराइटिस हो जाएगा, प्लूरा की इन्फ्लेमेशन, लंग हीमोपेटाइसिस। मतलब लंग हीमोपेटाइसिस का मतलब है हीमोपेटाइसिस होता है स्पूटम के अंदर ब्लड आना। ठीक है, स्पूटम के अंदर ब्लड आता है जब, तो फिर जब पेशेंट कफ करेगा तो उसको स्पूटम के अंदर ब्लड भी आएगा। और एंडोकार्डाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स, अगर एंडोकार्डाइटिस को ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कॉज करेगा। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है ये पूरा डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। Next is, if the patient is having endocarditis, then what will be the diagnostic evaluation to be done for the patient? So the first diagnostic evaluation is एंडोकार्डियोग्राफी। मतलब एंडोकार्डियोग्राफी करेंगे पेशेंट की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, इलेक्ट्रो करेंगे, इलेक्ट्रो। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे जिसको ईसीजी बोलते हैं। ठीक है, पेशेंट की। और एक ईसीजी, नेक्स्ट इज पेशेंट का चेस्ट एक्सरे भी करेंगे, क्योंकि मतलब उसके लंग्स में भी चेंजेस आ रहे थे ना, लंग्स में क्या हीमोपेटाइसिस हो रहा था पेशेंट को, तो देखेंगे उसके कि मतलब अब हार्ट लंग्स के पास ही सिचुएटेड होता है, तो हम इसमें ये चीज़ भी देखेंगे कि लंग्स का भी एक बारी चेस्ट एक्सरे करवाएंगे कि उनमें कोई वेरिएशंस तो नहीं आई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई है ड्यू टू डैट एंडोकार्डाइटिस। ओके, सो द नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है एक पेशेंट को वेल्वुलर हार्ट डिजीजेज आ सकती हैं, की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। हार्ट फेलियर हो जाएगा पेशेंट का, क्योंकि जब हार्ट प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पाएगा। सबसे अंदर लेयर है एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम सबसे अंदर की लेयर है हार्ट की, तो जब सबसे ज़्यादा यही इफेक्टेड हो जाएगी और हार्ट के नियर बाय यही लेयर मतलब सिचुएटेड होती है, जब यही लेयर इफेक्ट हो जाएगी तो हार्ट पे तो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, तो हार्ट फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी पेशेंट को। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट पेशेंट की क्या हो सकती है एंडोकार्डाइटिस वाले की। तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एंटी माइक्रोबियल में पेनिसिलिन आ जाएगा, सेफिक्साइम आ जाएगा और जेंटामाइसिन आ जाएगा। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में ये चीज़ दे सकते हैं। और सिंपैथेटिक ड्रग्स दे देंगे, जिसमें एक कोकेन के नाम से एक ड्रग आ जाएगी, COCAIN, कोकेन के नाम से एक ड्रग आ जाएगी। तो ये सिंपैथेटिक ड्रग होती है। ठीक है, ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उस पर इफेक्ट करती है और उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर करती है, तो फिर ये सिंपैथेटिक एक ड्रग होती है कोकेन। ओके, अब एंडोकार्डाइटिस वाले पेशेंट की नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं। तो जो पहला नर्सिंग डायग्नोस बनेगा वो तो ये हो जाएगा, हाइपोक्सिया रिलेटेड टू इनसफिशिएंट ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई। मतलब पेशेंट को क्या होएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। क्यों होएगा? क्योंकि उसकी जो ब्लड में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई? जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था कि जो पेशेंट की वाल्व्स हैं, जो पेशेंट की हार्ट की वाल्व्स होती हैं, दो टाइप की हार्ट की वाल्व्स होती है ना, मिट्रल वाल्व्स, ठीक है, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ये वाली वाल्व्स होती है जो पेशेंट की, वो क्या हो जाएंगी, प्रॉपर डिफॉर्म हो जाएगी वाल्व्स। पैथोफिजियोलॉजी में हमने ये चीज़
डिस्कस अभी पीछे करी है। तो जो एट्रियम में से वेंट्रिकल्स तक ब्लड जा रहा है वो प्रॉपर नहीं जाएगा, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, जब ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा तो पूरी बॉडी के अंदर जो पेशेंट की पूरी बॉडी है, पूरा सिस्टम है पेशेंट का, उसके अंदर जो पेशेंट की सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो रही है बॉडी के अंदर वो प्रॉपर नहीं होएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होएगी तो ब्लड ही क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो जब ब्लड ही प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी सारी बॉडी पार्ट्स तक नहीं जा रही, जिस करके पेशेंट को हाइपोक्सिया होएगा। तो एज अ नर्स क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि पेशेंट को हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करा जा सके? फर्स्ट इज वी विल प्रोवाइड द ऑक्सीजन थेरेपी। रेज द हेड एंड बेड प्रमोट इफेक्टिव ब्रीदिंग। मतलब जो हेड एंड है, मतलब पेशेंट का जो सिरहाना होता है, सिर की साइड से पेशेंट का जो बेड है उसको थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे, ऊपर उठा देंगे, और ताकि जो क्यों उठाएंगे, क्योंकि जो पेशेंट की ब्रीदिंग है वो प्रमोट हो सके, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके, सांस लेने में पेशेंट को थोड़ी दिक्कत कम हो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जैसे पहले हो रही थी। देन गिव फॉलर पोजीशन। तो फॉलर पोजीशन देंगे हम पेशेंट को, मतलब हल्का सा बिठाएंगे, पूरा प्रॉपर नहीं बिठाएंगे, हल्का से बिठाएंगे। और फॉलोअर पोजीशन देने के बाद हम पेशेंट को क्या कह सकते हैं, मतलब पेशेंट के आगे कार्डियक टेबल प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ भी पेशेंट उस पर मतलब अपना हेड वो कर सकता है, हेड डाउन कर सकता है या बुक्स पढ़ सकता है। पेशेंट को एंटरटेन भी होगा, पेशेंट बोर भी नहीं होएगा, और पेशेंट को मतलब पोजीशन भी प्रॉपर प्रोवाइड हो जाएगी। ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब कर रखी हैं। नेक्स्ट is decreased cardiac output related to डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मतलब जो कार्डियक आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? कि जो कार्डियक की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब जो हमारी हार्ट की मसल्स है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वेल्स भी डिफॉर्म हो चुकी है। तो डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिलेटेड टू डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट या फिर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दोनों चीज़ों में से मतलब या चीज़ इसको पहले लिख लो या फिर इसको पहले लिख लो, सेम चीज़ ही है, ठीक है। या तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होएगी जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, या कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, सेम ही चीज़ है दोनों का मतलब, ठीक है। सो उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, पेशेंट का हार्ट रेट असेस करेंगे, हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे, और बीपी भी पेशेंट का मॉनिटर करेंगे। सेकेंड इज एडमिनिस्टर कार्डियक मेडिसिन एज एंड डायोरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। तो पेशेंट को कार्डियक मेडिसिन भी देंगे, जैसे बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स। और मैंने याद करने का लास्ट लेक्चर में एक तरीका भी बताया था कि बीटा ब्लॉकर्स के पीछे सबके पीछे ऑल लगेगा। तो जिनके मेडिसिन के पीछे ऑल लगता है वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। और डायूरेटिक्स भी प्रिस्क्राइब करेंगे, जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि डायूरेटिक्स क्या करता है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए डायूरेटिक्स भी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज शार्प पेन रिलेटेड टू एंडोकार्डियल इन्फ्लेमेशन। मतलब जब इन्फ्लेमेशन हो गई है एंडोकार्डाइटिस की तो पेशेंट को क्या होगा, शार्प पेन होगी, बहुत ज़्यादा तीखी एक पेन होगी, दर्द महसूस होगा। मैनेज पेन बाय यूजिंग एनाल्जेसिक्स ड्रग्स। मतलब जो एनाल्जेसिक्स ड्रग्स होती है ना, कि ये स्पेशली पेन मैनेजमेंट के लिए ही बनी होती है। एनाल्जेसिक्स पेन की मैनेजमेंट ही ये करती हैं, ये वाली ड्रग्स। तो हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एस्पिरिन। जैसे जब भी तुम लोग पेपर में कोई भी ऐसे लिख रहे हो, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, या तुम ले लो, या फिर तुम कोई लंग की डिजीज़ है तो तुम ब्रोंकोडायलिटिस पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हो, तो एज प्रिस्क्राइब तो लिखो ही लिखो। लेकिन जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट में इतना ज़रूरी नहीं होता कि तुमने ड्रग के नाम लिखने हैं, लेकिन जो तुम मेडिकल मैनेजमेंट लिख रहे हो ना, तो हर एक जैसे बीटा ब्लॉकर्स लिख रहे हो या फिर किसी भी टाइप की तुम ड्रग लिख रहे हो, उसके आगे ड्रग के एक या दो एग्जाम्पल्स जरूर मेंशन करो, ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि हाँ जो मतलब स्टूडेंट है उसको ड्रग्स का पता है कि ये ड्रग्स यूज़ हो सकती है और ये वाली ड्रग्स इन कैटेगरीज के अंदर आ सकती है, ठीक है।
So next is refer the patient to physiotherapy और occupational therapy as required. मतलब हम पेशेंट को रेफर करेंगे या तो वो फिजियोथेरेपी के पास जाए या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाए, जैसे भी पेशेंट को ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर उसको हार्ट की कोई भी डिजीज़ हो रही है, ठीक है, या उसकी मतलब बैक एक भी पेशेंट को हो सकता है, तो हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड मतलब क्या कहेंगे कि पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाए, ताकि उसकी बैक एक वगैरह जो भी है वो प्रॉपर मतलब प्रॉपर उसकी वो हो सके, ट्रीट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज टीच डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड रिलैक्सिंग टेक्निक्स। मतलब पेशेंट को कहेंगे तुम लंबे लंबे सांस लो, और रिलैक्सिंग टेक्निक्स मतलब आराम से पेशेंट को बिठाएंगे, उसको मेडिटेशन करवाएंगे, ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। मतलब पेशेंट को हाइपरथर्मिया होगा, मतलब जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा पेशेंट को, जैसे हमने इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में पढ़ा था, साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को। तो इसमें मैं पढ़ा था कि पेशेंट को फीवर आ रहा था, तो फीवर में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, जिसको हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो डायग्नोज होते हैं ना वो हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में से ही बन जाते हैं। तो अगर अच्छे से वो पढ़ लिया ना, और उनके पीछे का रीज़न पढ़ लिया कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तो डायग्नोज अपने आप ही रेडी हो जाते हैं। तो डायग्नोज क्या बनता है, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस, मतलब जो डिजीज़ हो रही है उससे हाइपरथर्मिया हो रहा है। तो कि उसमें हम पेशेंट के क्या करेंगे, वाइटल साइंस पेशेंट के असेस करेंगे। अब वाइटल साइंस में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा, पल्स, रेस्पिरेशन, ठीक है, उसकी सेचुरेशन, ठीक है, SpO2 लेवल मतलब ऑक्सीजन का कितना लेवल है ब्लड के अंदर, ठीक है, ये सब चीज़ें वाइटल साइंस में आ जाएगी। अगर पेशेंट को पहले से ही फीवर आ रहा है तो रिमूव एक्सेसिव क्लोथिंग, ठीक है, पेशेंट स्वेट कर रहा है, फीवर आ रहा है, तो हम जितने भी पेशेंट के फालतू वाले मतलब उसने ज़्यादा अगर कपड़े पहने हुए हैं तो वो सारे रिमूव कर देंगे, ताकि पेशेंट को स्वेटिंग कम हो और पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज हो जाए। थर्ड इज प्रॉपर वेंटिलेशन, पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। लाइक अगर पेशेंट किसी भी वार्ड में है या किसी भी रूम में है, वहाँ पे विंडोज़ हैं, तो हम विंडोज़ को ओपन कर देंगे ताकि जो एयर है उस रूम में वो प्रॉपर सर्कुलेट हो सके और पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। अब एंटीपायरेटिक्स क्या होता है, एंटीपायरेटिक्स वो ड्रग्स होती है जो बेसिकली फीवर के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो जो फीवर के लिए यूज़ होती है मेडिकेशंस, उनको एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। हर एक ड्रग का अपना एक नाम होता है। जो एनाल्जेसिक्स यूज़ होते हैं वो पेन के लिए यूज़ होते हैं, ऐसे ही आगे आगे जैसे वॉमिटिंग के लिए एंटीएमेटिक्स यूज़ होते हैं, डायूरेटिक्स के लिए मतलब ताकि वॉशरूम ज़्यादा आए, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, मतलब डायूरेटिक्स यूज़ होते हैं। तो हर एक ड्रग का अपना अपना एक स्पेसिफिक नाम होता है। तो जैसे एंटीपायरेटिक होते हैं फीवर के लिए, तो पेशेंट को फीवर में क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, एंटीपायरेटिक ले, मतलब एंटी फीवर ड्रग्स ले, जिससे पेशेंट का जो फीवर है, टेम्परेचर है बॉडी का, वो कम हो सके। सो thank you for watching this endocarditis video. Kindly if you have get any idea or related to that endocarditis, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, and so kindly please subscribe this channel and like the video. Thank you so much.